इसको समझ जाएंगे। कोई देखिए, इसको समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे बिल्स विधेयक। बिल को क्या कहा जाता है? बिल को कहा जाता है विधेयक। बिल्स पेश होने के आधार पर, बिल्स कौन पेश कर रहा है इसके आधार पर दो तरह के होते हैं। बिल कौन पेश कर रहा है, हु इंट्रोड्यूसेस द बिल, इसके आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स। नंबर 1, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, निजी विधेयक। एक होता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। हु इंट्रोड्यूसेस द बिल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हु इंट्रोड्यूसेस द बिल देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल एंड गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होगा कि जो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, मतलब ये मंत्री, ये मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, जो मंत्री नहीं है, उसे कहा जाएगा प्राइवेट मेंबर। गवर्नमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस करेगा वो पक्का मंत्री ही इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट बिल। यहां पे प्राइवेट मेंबर के केस में जो भी बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो मंत्री नहीं होना चाहिए, वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया दो तरीके का बिल। अब देखिए, इस बिल में, प्राइवेट मेंबर बिल में, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली पारित नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार, ज्यादातर जितने भी बिल्स होते हैं, जो एक्ट बनते हैं, वो सारे सरकारी बिल होते हैं और मंत्री परिषद उनको मंत्री उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये नॉर्मली पारित नहीं हो पाते। अच्छा, इनके केस में 1 मंथ प्रायर नोटिस जरूरी है। 1 मंथ नोटिस जरूरी है, यानी यहां पे 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। और ये बिल, एक कमिटी होती है, संसदीय समिति है, उसका नाम है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स। पहले क्या होता है कि ये बिल उस कमिटी के पास में भेजा जाता है, वो कमिटी देखती है कि ये बिल पेश करने लायक है या नहीं है। उसके बाद ये कमिटी अपनी सिफारिश देती है। इसकी सिफारिश के बाद ही इस बिल को लेकर सहमति मिलती है कि हाँ, ये बिल पेश करने लायक है या नहीं है। तो यहां पे प्राइवेट मेंबर बिल के केस में रोल होता है किसका? कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। जब तक इस कमिटी की हाँ नहीं होती, तब तक ये बिल मंत्री पेश नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि इनको कहा जाता है रूल्स ऑफ हाउस। रूल्स ऑफ हाउस मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अपनी अलग अलग नियमावली बना रखी है, रूल्स बना रखे हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों सदन संचालित होते हैं, दोनों सदन चलते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको ये कहा जाता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया होगा कि पार्लियामेंट आप जब पढ़ोगे तो आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं आपका चलेगा। अगर इसकी गहरी समझ आपको लानी है तो आपको उसके साथ में एसोसिएटेड टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इन नियमावली में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो कुछ बातें हम लोगों को बीच में लानी। तो ये जो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
ये सारी बातें कहां पे लिखी गई हैं? लोकसभा की नियमावली में और राज्यसभा की नियमावली में। अब इधर आते हैं, ये तो हो गया कि कौन बिल को पेश करता है, उसके आधार पे बिल दो तरीके का होता है, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखिए, प्रक्रिया के आधार पे, प्रोसीजर के आधार पे, प्रोसीजर के आधार पे, प्रोसीजर ऑफ पैसेज के आधार पे, पारित होने की प्रक्रिया के आधार पे, प्रोसीजर ऑफ पैसेज, प्रोसीजर ऑफ पैसेज, पारित होने की प्रक्रिया के आधार पे बिल्स चार तरह के होते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरे नंबर पे मनी बिल, धन विधेयक। तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। चौथे नंबर पे फिनांस बिल, वित्त विधेयक। फिनांस बिल दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 आर्टिकल 117 के पहले में है, टाइप 2 117 के तीसरे में है। मनी बिल आर्टिकल 109 और 110 में इसके बारे में बताया गया है, मनी बिल के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो ये चार तरह के बिल्स आपने देखे। पारित होने की प्रक्रिया के आधार पर चार तरह के बिल्स हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में टाइप 1 और टाइप 2, इनके आर्टिकल्स यहां पर लिखे हुए हैं। अब हम एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, समझिएगा, मनी बिल क्या होता है ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आर्टिकल 110 के पहले खंड में, बताया गया है कि ये मनी बिल में आएगा। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में सारी बातें आर्टिकल 368 में लिखी हुई हैं। वित्त विधेयक के बारे में सारी बातें टाइप 1 के बारे में 117 के पहले में और टाइप 2 के बारे में 117 के तीसरे में लिखी हुई हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा बिल है जो इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करता, अगर कोई ऐसा बिल है जो तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो वो ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल की कोई मीनिंग नहीं है। ऑर्डिनरी बिल वो होगा जो तीनों में नहीं आएगा, यानी कि जो ना ही धन विधेयक होगा, ना ही संविधान संशोधन विधेयक होगा, ना ही वित्त विधेयक होगा। जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा वो हमारा ऑर्डिनरी बिल होगा। और इन चारों के पारित होने की जो प्रक्रिया होती है, इन चारों के पारित होने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, इन चारों के पारित होने की जो प्रोसीजर होगा, इन चारों के पैसेज का जो प्रोसीजर होगा वो चारों में अलग अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है पैसेज, यानी कि पारित होने की प्रक्रिया के आधार पर चार तरह के बिल्स होते हैं। इन सब पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल के बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। ठीक, क्या स्टेज होती है, कैसे पारित होता है, वो सारी बातें फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। देखिए, ये जो विधायी प्रक्रिया आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है शॉर्ट में विधायी प्रक्रिया। ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने किस कंट्री से लिया है? ये लिया है ब्रिटेन से। याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया हमने ली है, प्रोसीजर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे? विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर।
इसको हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखिए मैंने कहा था कि जो तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा वो साधारण विधेयक माना जाएगा। ठीक, इसका कोई भी एक फिक्स एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई सर्टेन नहीं, जो तीनों में नहीं आएगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो आप जो नॉर्मली लॉ देखते हो, जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बिल बन गया वो साधारण विधेयक में आएगा क्योंकि वो तीनों में नहीं आ रहा है। ऐसे भारत में कई सारे कानून हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जितने अभी आप लोगों ने पढ़े, SC/ST एक्ट इसमें आएगा, बॉन्डेड लेबर एक्ट इसमें आएगा, चाइल्ड राइट्स प्रोहिबिशन एक्ट इसमें आएगा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट इसमें आएगा। तो वो सारे ऑर्डिनरी बिल में आते। चलिए हम इसकी बात करते हैं स्टेजेस, चरण के बारे में। ये कैसे पारित होता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या क्या पावर्स राज्यसभा लोकसभा की हैं, वो सारी बातें देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो पहली स्टेज होती है, स्टेज नंबर 1, हम यहां पर ये मानकर चलेंगे कि जो बिल लाया गया है ये वाला, ये लोकसभा में लाया गया है। हम ये मान लेंगे कि जो बिल लाया गया है वो लोकसभा में बिल इनिशिएट किया गया है। ओके, फर्स्ट स्टेज होती है इसकी, इसमें टाइटल, उस बिल का शीर्षक और उद्देश्य पढ़ा जाता है। जो भी बिल लेकर आता है वो सबसे पहले तो सदन की परमिशन मांगता है, और यहां पे परमिशन का मतलब होता है लीव, अनुमति मांगता है कि हम ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टाइटल, शीर्षक और उद्देश्य पढ़ना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल क्यों ला रहे हैं। और फिर अनुमति मांगने के बाद में इसे ऑफिशियल गजट में, यानी कि ऑफिशियल गजट में क्या किया जाता है, छपवाया जाता है। अगर ऑफिशियल गजट में पहले ही छप चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेज 1 में जो भी बिल लाता है वो केवल क्या काम करता है, वो बिल का टाइटल और बिल का उद्देश्य पढ़ता है और सदन की अनुमति मांगता है और कहता है कि इसे ऑफिशियल गजट में छपवाइए, और अगर ऑलरेडी छप चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लीव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो हर चीज होती है बिल के बारे में वो पहले ही सेट हो चुकी होती है कि इस समय ये व्यक्ति खड़ा होके बोलेगा। अब स्टेज नंबर 2 आती है। ये स्टेज बड़ी कॉम्प्रहेंसिव स्टेज है। इस स्टेज 2 में क्या होता है, बिल के हर एक खंड पर डिटेल में डिस्कशन होता है, यानी कि जितनी भी खंड होते हैं बिल के उन सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। उसके बाद में वोटिंग होती है, यानी कि इसमें कह सकते हैं डिटेल्ड स्क्रूटनी, बिल की डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है। उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जो विपक्ष है वो मांग कर रहा हो कि इस बिल को कमेटी के पास में भेजा जाए, किसके लिए, जांच करने के लिए। और ये कमेटियां इसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। उन कमेटी में 2 कमेटी होती हैं, एक होती है सेलेक्ट कमेटी, एक होती है ज्वाइंट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी का मतलब होता है यहां पे कि वो कमेटी सिर्फ उस सदन में बनेगी जिस सदन में वो बिल लाया गया है, और ज्वाइंट कमेटी में दोनों सदन के सदस्य होते हैं। इसी को प्रवर समिति भी कहते हैं। सेलेक्ट कमेटी को प्रवर समिति भी कहते हैं, ज्वाइंट कमेटी को संयुक्त समिति भी बोलते हैं। अब ये बिल किसी के पास भी भेजा जा सकता है। सपोज करते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, तो सेलेक्ट कमेटी क्या करती है, सेलेक्ट कमेटी बिल के ऊपर डिटेल में, यानी कि फिर यहां पर क्या होगा, डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है बिल के ऊपर, एक एक खंड के ऊपर स्क्रूटनी करती है। फिर ये अपनी रिपोर्ट वापस से सदन में, दोबारा से सदन में भेज देती है। और अब क्या होता है, अब जो ये समिति रिपोर्ट भेजती है, साथ में बिल भी होता है, उस बिल के साथ अपनी रिपोर्ट भेजती है, उसके ऊपर दोबारा से फिर से क्या होता है, हर एक खंड पर, यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज हर एक खंड पर डिटेल में डिस्कशन होता है, खंडवार डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, वोटिंग कराई जाती है।
वोटिंग कराई जाती है। तो ये आपका सेकेंड स्टेज में होता है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज आती है, इस थर्ड स्टेज में एक साथ पूरे बिल पे, यानी कि एक साथ पूरे बिल पर, एक साथ इंटायर बिल, पूरे बिल के ऊपर वोटिंग होती है। और याद रखिएगा जो थर्ड स्टेज होती है इसमें पूरा बिल या तो पारित होता है या खारिज होता है। इस तीसरी स्टेज में या तो बिल पारित होता है या तो बिल खारिज होता है। डिटेल्ड स्क्रूटनी इस बिल में बिल्कुल भी नहीं होती। डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है सेकेंड स्टेज में। ये सब सेकेंड स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज में या तो बिल पारित हो जाएगा या बिल खारिज हो जाएगा। अगर पारित हो गया, नॉर्मली अब चूंकि लोकसभा में लाया गया है तो सत्ता ताकतवर होगी, मेजॉरिटी पार्टी रूल है तो वो पारित तो करा ही लेगी। तो ये थर्ड स्टेज हो गई। अब आती है आपकी फोर्थ स्टेज। देखिए फोर्थ स्टेज में जो बिल होता है वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। जो फोर्थ स्टेज आती है, और ये स्टेज लगभग ये प्रक्रिया लगभग हर बिल के केस में होती है। जो फोर्थ स्टेज आती है इसमें सेंडिंग द बिल टू अदर हाउस, इसमें बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में बिल किस में भेजा गया होगा? राज्यसभा में भेजा गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा के पास में क्या क्या विकल्प होते हैं, राज्यसभा के पास में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, राज्यसभा के पास में क्या क्या विकल्प होते हैं। विकल्प क्या क्या होते हैं? नंबर 1, पहला विकल्प, जिस रूप में बिल लोकसभा से राज्यसभा में आया उसी रूप में राज्यसभा ने बिल को स्वीकार कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल पहले केस में कहां पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा उसकी सहमति के लिए। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 111 में। कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस रूप में, यानी कि यहां पे इस पर्टिकुलर बिल के केस में दोनों हाउस में कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ रहा है और दोनों हाउस में मेजॉरिटी पार्टी दोनों हाउस में ताकतवर होगी, तभी ऐसा हो पाएगा कि लोकसभा से बिल पारित होकर राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा ने जिस रूप में बिल आया था उसी रूप में, उसी फॉर्म में एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब तीसरा जो हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेज होती है उसमें बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहीं पे इसके बाद बिल कहां भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। सेकंड केस, जिस फॉर्म में लोकसभा से बिल आया राज्यसभा ने उस फॉर्म में बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस रूप में बिल लोकसभा से राज्यसभा में आया राज्यसभा ने उस रूप में बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से उस बिल में कुछ संशोधन कर दिए, कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कुछ संशोधन कर दिए और संशोधन करके बिल किसके पास लौटा दिया? लोकसभा के पास। अब लोकसभा उन अमेंडमेंट्स पर अग्री नहीं कर रही है, या तो अग्री करेगी या तो सहमत हो जाएगी या सहमत नहीं होगी। तो लोकसभा उन संशोधन पर जो राज्यसभा के द्वारा किया गया है उन पर लोकसभा अग्री नहीं कर रही है। अब जब लोकसभा अग्री नहीं करेगी तो इस सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? इस सेकंड सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब जब गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो ये बिल राष्ट्रपति के पास तो जा नहीं पाएगा साइन होने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इस गतिरोध को रिजॉल्व करने के लिए, इस गतिरोध को
इस गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। आप रिलैक्स रहिएगा, अभी इस पर डिटेल में बात, मैं केवल मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्वाइंट सिटिंग के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको याद ना करने पड़े, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया दूसरा केस। नेक्स्ट आता है थर्ड केस। लोकसभा से बिल आया राज्यसभा में और राज्यसभा ने क्या किया, बिल को रिजेक्ट कर दिया। मतलब रिजेक्ट का मतलब है कि संशोधन कुछ किया ही नहीं, सीधे बिल को फाड़ दिया, कहा कि हमें यह बिल स्वीकार्य है ही नहीं। तो ऐसे केस में भी क्या क्रिएट होगा, ऐसे केस में भी डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। और डेडलॉक क्रिएट होगा तो क्या करेंगे, कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा इसको रिजॉल्व किया जाएगा। दिस इज केस नंबर 3। देखिए, आपको विकल्प रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो ये खुद विकल्प आप बना सकते हो। चौथे नंबर पे लोकसभा से बिल राज्यसभा पहुंचा और राज्यसभा ने बिल के ऊपर कुछ भी नहीं किया और बिल 6 महीने तक पड़ा रहा। जैसे 6 महीने का समय एक्सपायर होगा, जैसे ही 6 महीने समाप्त होंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति, क्योंकि जब कुछ नहीं किया जाएगा तो भी तो डेडलॉक क्रिएट होगा, और ऐसे केस में भी राष्ट्रपति क्या करेगा, उस समय ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। ये 4 विकल्प हो गए। तो ये 4 विकल्प किसके पास में होते हैं, दूसरे सदन के पास में होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में लोकसभा पहला सदन था, बिल लोकसभा में लाया गया था, और सेकंड हाउस हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो हमने इस एग्जाम्पल में राज्यसभा ले लिया। जो पहले हाउस में हुआ था, अगर वो राज्यसभा से शुरू किया जाता बिल, तो राज्यसभा में भी वो होता जो लोकसभा में पहले हुआ था। फर्स्ट स्टेज, उसको प्रथम वाचन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रथम वाचन।